वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों हम कर रहे थे इलास्ट्रेशंस ऑफ कैश बुक। 10 तक हमने कर ली थी। टुडे वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट इलास्ट्रेशन 11th। देखना, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन कैश बुक विद कैश एट बैंक कॉलम, पास नेसेसरी एंट्री इन जर्नल। जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, अगर वो नीचे कहता है जर्नल में करो, तो कैश बुक के नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, उसके अंदर वो जर्नल एंट्री कर दोगे जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है, तो देखना कौन से मंथ की कैश बुक है, जनवरी के मंथ की। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाओ कैश बुक का। सेंटर की लाइन को डबल, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर और एलएफ के, कैश एंड बैंक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। ठीक है, ये हो गया बच्चे मेरा कैश बुक। डेट, ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश, बैंक, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ, कैश एंड बैंक। सो देखना बच्चे, सबसे पहले 1 जनवरी को आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट होता है एक्स्ट्रा विड्रॉइंग फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बैंक, दैट इज कॉल्ड बैंक ओवरड्राफ्ट। और ये पैसे हमें बैंक को वापस करने पड़ते हैं, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, तो ये बैंक का बैलेंस यहां से स्टार्ट करोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 12,000। ठीक है, 12,000। उसके बाद कैश इन हैंड 1 जनवरी को है, दोनों ही बैलेंस 1 जनवरी को है। कैश का लेकिन हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 2300। अब सुना रहे, परचेज गुड्स फॉर 40,000, 40 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन ये लिस्ट प्राइस है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 40 पे 15% 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज किया है 34 का, तो एंट्री होगी इतने से। और जीएसटी पे की, आईजीएसटी पे किया है 12%, तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 34, आईजीएसटी पे किया, दैट मीन्स इनपुट आईजीएसटी। और कितना पे किया है 34 पर, 12%, 12%। 4080 इतना जीएसटी पे किया है। ठीक है, तो इनपुट जीएसटी 4080। देखते हैं पेमेंट किससे हुई है। पेमेंट मेड बाय चेक, पेमेंट हुई है चेक से टू बैंक 38080। तो बताओ, बैंक से पैसे जा रहे हैं, बैंक एंट्री में क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट में इतने जाने चाहिए, लेकिन एंट्री के अपोजिट में 2 नाम है, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं, बाय परचेस, बाय इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखना, डेट लिखते रहना। नेक्स्ट कह रहा है सोल्ड गुड्स 30,000, कितने का गुड्स सोल्ड किया है 30। दिस इज द लिस्ट प्राइस, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है, कह रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका मतलब हमने गुड्स सोल्ड किया है 27 का। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड करना मेरी इनकम, 27 का गुड्स सोल्ड किया है, एंड आईजीएसटी 12%, तो आईजीएसटी इसके ऊपर है 12%।
3240 हमने जीएसटी कलेक्ट किया है, 3240 जीएसटी कलेक्ट किया है, और जीएसटी कौन सा है, आईजीएसटी। तो आउटपुट आईजीएसटी आपको पता है, इफ ट्रांजेक्शंस आर मेड आउटसाइड द स्टेट वन टैक्स इज कलेक्टेड आईजीएसटी। ठीक है, तो 3240। और देखते हैं कैश सेल हो रही है, पेमेंट रिसीव बाय चेक, चेक से रिसीव हुआ है, लेकिन चेक रिसीव करते टाइम देखते हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे और नॉट। पूरे सब में आगे चेक करो क्योंकि उस डेट पे तो नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, तो ये एज्यूम करके चलोगे कि चेक उसी दिन ही बैंक में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उसी दिन ही बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, 6 को ही एज्यूम करके चलोगे। क्लियर? तो 27 और 3 30,240, लेकिन बैंक के डेबिट में अगर मैंने ये पूरा लिख दिया, एंट्री डिपॉजिट में 2 नाम है तो बैंक में आ रहे हैं तो वो ऐसे लिखो 27 और 324 जीएसटी के। तो एंट्री के अपोजिट में 2 सेल और 2 आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री मैं आपको समझाने के लिए मन में होनी चाहिए आपके कि इस तरह से एक एक करके नहीं देखनी। नेक्स्ट, उसके बाद कह रहा है सोल्ड चेक रिसीव फ्रॉम एसनेयर, एसनेयर से एक चेक रिसीव किया 4000 का एंड डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट दिया है 200। तो इसका मतलब एसनेयर ने मेरे कितने देने थे, 42, क्योंकि चेक 4 का दे रहा है, 200 का हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, और चेक रिसीव करते टाइम देखना होता है हमें आगे डिपॉजिट हो रहा है, यस 7th में रिसीव हो रहा है और 9 को डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो आज हमारी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड में आएगा 4, डिस्काउंट अलाउड में आएगा 2, एसनेयर में आएगा 42। ना इस एंट्री से ना मेरे पास कैश आ रहा है, ना बैंक में आ रहे हैं, ना कैश जा रहा है, ना बैंक से जा रहे हैं, तो नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन ये नीचे जनरल का फॉर्मेट में कर देना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एसनेयर। तो चेक बताओ कितने का आ रहा है, 4। तो 7 जनवरी को कोई एंट्री नहीं होगी। 9 जनवरी को कह रहे हैं चेक रिसीव फ्रॉम एसनेयर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो एसनेयर से चेक रिसीव हुआ था कितने का था, 4, वो हमने अब बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मेरे पास से चेक चला जाएगा। तो चेक जब आया था तो चेक इन हैंड डेबिट हुआ था, अब चेक चला जाएगा तो चेक इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। कहाँ पे पैसे आ गए, बैंक में। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। कितने का चेक था, 4, तो हमारे अकाउंट में आएंगे 4, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो बैंक के डेबिट में 2 चेक इन हैंड, कौन सी डेट की एंट्री है ये, 9 जनवरी की। 7 जनवरी को जब चेक आया था तब मेरी कैश बैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए अफेक्ट नहीं आया। आगे चलना, चेक पेड टू राधा, चेक पेड टू राधा मतलब राधा को पेमेंट चेक से की 2500 एंड डिस्काउंट रिसीव 50। ठीक है, तो बताओ राधा को चेक से पेमेंट की तो हमारे पास से पैसे जाएंगे टू बैंक, चेक से पेमेंट किया कह रहा है 25, चेक कितने का है, चेक से पेमेंट की तो बैंक से पैसे जाएंगे एंड डिस्काउंट रिसीव 50। किसको पेमेंट की है, राधा को। इसका मतलब राधा को हमने देने थे 22,550, चेक से पेमेंट इतनी कर रहे हैं, इतने का हमें डिस्काउंट रिसीव हो रहा है। लेकिन मुझे बताओ बैंक कितने से क्रेडिट है, 25, तो बैंक के क्रेडिट में 25, एंट्री का अपोजिट बाय राधा। ठीक है, लेकिन आपको ये 50 तो कहीं आया ही नहीं, तो राधा टू डिस्काउंट रिसीव 50 से, क्योंकि 25 तो ऊपर चला गया, 50 की एंट्री रह गई, तो राधा बैंक वाले 25 हट गए पूरे यहाँ से, तो ये एंट्री 50 से बच गई 50 से। तो राधा टू डिस्काउंट रिसीव नीचे जनरल में कर दोगे, क्योंकि जितनी अमाउंट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होती वो नीचे जनरल में। नेक्स्ट, एसनेयर चेक डिसऑनर, एसनेयर का चेक डिसऑनर हो गया। अब मुझे बताओ एसनेयर का चेक रिसीव हुआ था, हमने एंट्री की थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
टू स्नेयर, ये की थी 42। इस डेट पर मेरे पास ना कोई कैश और बैंक पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, तो नो एंट्री। लेकिन हमने इसे फिर 9 जनवरी को बैंक में डिपॉजिट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये जो चेक आया था ये चेक चला गया। अब बताना चेक आया, चेक चला गया, ये बैलेंस तो खत्म। तो ओवरऑल एंट्री मेरे पास बैठी हुई है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू स्नेयर, कि मेरे अकाउंट में पैसे 4 आ गए हैं, डिस्काउंट मैंने इतना दिया है, स्नेयर के 42 थे, ये चीज बची हुई है। अब वो कह रहा है उसका चेक डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया। तो मैंने डिसऑनर की एंट्री बताई थी कि जो डिपॉजिट की हुई पड़ी है उसको रिवर्स ले जाओ, लेकिन इस बार डिपॉजिट की एंट्री भी 2 में हुई थी, तो अफेक्ट ये बचा हुआ है। तो कैंसिल, क्योंकि चेक आया और चेक चला गया, वो बैलेंस तो खत्म, तो उसको तो कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि वो तो डेबिट था, डिक्रीज पे क्रेडिट पहले ही हो चुका है। अब इस एंट्री को कैंसिल करना है, कैसे करोगे? बैंक डेबिट है, बैंक को क्रेडिट कर दोगे 4। आप देखो जब चेक ही कैंसिल हो गया तो डिस्काउंट किस बात था, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट था, डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दोगे। जब मेरे पास पैसे ही नहीं आए, स्नेयर ने चेक दिया था वो कैंसिल हो गया, तो मैं उसको डिस्काउंट किस बात का दूं? तो ये मेरे को लॉस ही नहीं है, तो डेबिट है, डिक्रीज पे क्रेडिट, तो स्नेयर क्रेडिट था, डिक्रीज पे डेबिट, स्नेयर ने फिर से मेरे 4200 देने हैं, तो ये डिसऑर्डर की एंट्री रिवर्स चली जाती है। लेकिन अब बताओ बैंक एंट्री में कितने से क्रेडिट है? 4, तो बैंक के क्रेडिट में 4, एंट्री का अपोजिट बाय स्नेयर। आप ये देखो स्नेयर ने मेरे को पैसे दिए थे, 4 बैंक में आए, लेकिन कैंसिल हो गया, मैंने डिक्रीज पे क्रेडिट कर दिया, लेकिन एंट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन आपको स्नेयर की ये 42 की एंट्री है, लेकिन बैंक से तो 4 हुए, तो ये जो 200 की एंट्री है स्नेयर टू डिस्काउंट अलाउड, ये नीचे जर्नल में कर दोगे, क्योंकि 4 तो बैंक वाली अमाउंट तो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई, जो बची हुई एंट्री है वो नीचे जर्नल में पास कर दोगे। देखना डेट वाइज, मनी विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस के लिए पैसे निकाले मतलब बिजनेस के लिए, तो निकालोगे आएगा क्या? कैश, बैंक से कम हो जाएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी मेरे पास? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट, तो कैश आ रहा है टू बैंक, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक से कम हो जाएंगे, तो बैंक के क्रेडिट में बाय कैश, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। डेट लिखते जाना। नेक्स्ट, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, बच्चों की फीस चेक से दी, फीस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय चेक, तो बताओ बच्चों की फीस देना, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंस के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्राइंग्स, तो पेमेंट चेक से हो रही है, तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में 75 लिखोगे क्या? बाय ड्राइंग्स, ठीक है। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम हीरा, किससे चेक रिसीव किया? हीरा, एंडोर्स इट टू सुनीता, किसको एंडोर्स कर दिया? सुनीता, तो 25 को मेरे पास चेक आ रहा है, एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुनीता, तो इस एंट्री में मेरे पास ना कैश आया ना बैंक में, क्योंकि डिपॉजिट तो हुआ नहीं है। 27 को हमने इसे बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय किसी और को दे दिया, मैंने किसी के पैसे देने होंगे सुनीता के, उसको दे दिया। तो देखो सुनीता को पेमेंट के लिए कैश देती तो एंट्री होती सुनीता टू कैश, लेकिन जो मेरे पास चेक आया था मैंने वही दे दिया, तो एंट्री हुई सुनीता डेबिट टू चेक इन हैंड, तो ना कैश आया ना बैंक में आए, ना कैश गया ना बैंक से गए, तो एंडोर्स वाली एंट्री कैश बुक पे अफेक्ट नहीं डालती। बैंक चार्जेस, 27 को बैंक हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके लिए चार्जेस लेता है, लेकिन इससे ये हमें कैश नहीं पे करने पड़ते कभी भी, तो हमें बैंक से अकाउंट से कर देते हैं, तो बैंक चार्जेस पे करना मेरे लिए एक्सपेंस, एन एक्सपेंस ऑलवेज बी डेबिटेड, तो एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में 20 बाय बैंक चार्जेस, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, लास्ट ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करो, पेड इनटू बैंक मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
अगर मेरे पास अमाउंट होती मैं फटाफट बैंक में डिपॉजिट करने की कॉन्ट्रा एंट्री कर देती, लेकिन उसने कहा पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस। आप बताओ बैंक में हम डिपॉजिट क्या करते हैं? कैश। लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो तो कह रहा है पेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस, सारा का सारा बैलेंस बैंक में जमा कर दो। किसका बैलेंस? कैश का। आफ्टर रिटेनिंग 700 एट ऑफिस, 700 रुपये रखने के बाद 700 रखने के बाद बाकी सारा डिपॉजिट कर दो। तो आपको क्या पता आपके बिजनेस में कितना कैश का बैलेंस है, ठीक है? तो इसके लिए आपको पहले कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसने अमाउंट नहीं बताई कितना डिपॉजिट करो। तो कह रहा है सारा कैश का बैलेंस बैंक में डिपॉजिट कर दो, सिर्फ 700 रखने हैं अपने पास। तो उससे पहले मुझे कैश का क्या पता होना चाहिए? बैलेंस। तो इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए मुझे कैश का बैलेंस निकालना पड़ेगा पहले, तो मैं डिपॉजिट करने की एंट्री कर सकती हूँ 700 रख के। तो देखना एक बारी, तो देखो लास्ट ट्रांजेक्शन को करने के लिए एक बार पहले कैश का बैलेंस निकालो। आपको पता है कैश का हमेशा यही वाला साइड ज़्यादा होता है। तो यहाँ का टोटल है 57, यहाँ है नहीं। तो बताओ मेरे पास बिजनेस में कैश कितना है? 57। इतना आया होता, इतना गया होता तो मैं माइनस करती, गया तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे पास कैश इतना है। तो कह रहा है कितना बिजनेस में रखो? 7, बाकी डिपॉजिट कर दो। तो बाकी कितना बचा? 5। तो लास्ट वाली ट्रांजैक्शन के लिए आपको अमाउंट निकालनी है, कितना डिपॉजिट करें। तो आपको डिपॉजिट करने की एंट्री 5 से करनी है। तो अब कर दो लास्ट डेट पे एंट्री, जो भी डेट है। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5000 आएगा, ठीक है? तो बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक के डेबिट में 5 टू कैश, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री हो रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री। बस ये स्लाइड, उसके बाद आप इसको क्लोज कर लेना। जैसे बैलेंस निकालते हो वैसे निकालना। यहाँ लिखना टोटल, यहाँ लिखना बैलेंस बचेगा 700, क्योंकि 700 हमने कैश का बैलेंस रखा था अपने पास। बैंक का देख लेना कौन सा साइड ज़्यादा है, ये साइड है या ये साइड है। जैसे बैलेंस निकालने का सिस्टम मैंने बताया एज इट इज, ठीक है?